हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का सिलेबस विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, जिसका कोर्स कोड है AAC 304। तो आज हम आपको इस वीडियो में AAC 304 के जो भी सिलेबस हैं उन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि सिलेबस ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कितने समय दिए जाएंगे, कितने नंबर के एग्जाम होंगे, एक प्रश्न का मान कितना होगा और आपको पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी। तो इन सबको हम लोग इकट्ठे मिला के कह सकते हैं सिलेबस। तो आज हम लोग उन्हीं सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि आपके सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में सफलता तब तक नहीं पा सकते जब तक आपको उससे रिलेटेड सिलेबस की जानकारी न हो, क्योंकि सिलेबस ही बताता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो सिलेबस के टॉपिक्स जानने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, मतलब कि आपको एग्जाम किस प्रकार से देना होगा, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन का मान कितना होगा, पास करने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सबसे पहले जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है यह 2 स्टेप में होने वाला है। अब ये 2 स्टेप कौन कौन से हैं? तो एक तो होगा आपका MCQ टाइप। MCQ टाइप का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब कि आपको एक प्रश्न दिए रहेंगे और नीचे 4 गो विकल्प दिए रहेंगे। प्रश्न को पढ़ना है और चारों विकल्प में से सही विकल्प का चयन करके आपको उत्तर दे देना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? MCQ टाइप, माने बहुविकल्पीय प्रश्न। एक तो ये फॉर्म हो गया, और दूसरा फॉर्म ये हो गया कि आपको असाइनमेंट तैयार करना है। आपको क्या करना है? असाइनमेंट तैयार करना है। तो ये 2 फॉर्म में आपके एग्जाम होंगे। आप पेपर का मान कितना होगा? तो 100 अंक का आपका पेपर होगा। कितना अंक का पेपर होगा? 100 नंबर का पेपर होगा। और सेमेस्टर 6 में प्राचीन इतिहास में आपको 3 गो पेपर देना पड़ेगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तब पेपर 1 का नाम क्या है? पेपर 1 का नाम है आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। ये आपके पेपर फर्स्ट का नाम है और इसका कोर्स कोड क्या है? AAC 304। और दूसरा पेपर का AAC 305 और तीसरा का AAC 306। तो आपको 6 सेमेस्टर में प्राचीन इतिहास के 3 गो पेपर का परीक्षा देना पड़ेगा। हम लोग आज पहला पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही पेपर 2 का चर्चा करेंगे, ठीक ऐसे ही पेपर 3 का चर्चा करेंगे। काहे कि आपको एक पेपर में 100 ला देने से आप परीक्षा पास नहीं कर पाइएगा। आपको पहला पेपर में भी पास करना पड़ेगा, दूसरा में भी पास करना पड़ेगा और तीसरा में भी पास करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट बन के आएगा। ये ना कि पहला पेपर में आप 100 में 100 लिया दिए और दूसरा तीसरा में नंबर नहीं मिला, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम लोग समझते हैं कि पेपर 1 में आपका क्या पैटर्न है। जो पैटर्न पेपर 1 में होगा वही पैटर्न पेपर 2 में होगा और पेपर 3 में होगा। तो अगर एक आप बढ़िया से समझ लिए तो बाकी 2 तो आराम से अपने से समझ में आ जाएगा। तो पहले ध्यान से समझ लीजिए। पहला फॉर्म क्या है? MCQ टाइप, माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आपको कितने प्रश्न दिए जाएंगे? 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और एक क्वेश्चन का मान कितना होगा? 1.5 नंबर। एक क्वेश्चन का मान कितना होगा? 1.5 नंबर। माने 1.5 नंबर के हिसाब से 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और टोटल आंकड़ा निकाल दीजिएगा, कितना हो गया? 75 नंबर। मतलब कि आपको ये 75 नंबर के लिए जाके एग्जाम देना पड़ेगा वहाँ जहाँ आपको सेंटर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब आप कहिएगा कि सब मिला के 50 वो क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1.5 नंबर के, तो सब मिला के 75 नंबर हो ही रहा है और परीक्षा होगा 100 नंबर के। तब बाकी 25 को कहाँ गया? तब बाकी 25 को नंबर पाने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा, जिसको हम लोग स्टेप 2 कह सकते हैं, और इसका नाम है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको कॉलेज से कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे और उस टॉपिक का आंसर आपको खुद से घर से खूब बढ़िया फाइल बना के सुंदर लिखावट में लिख के ले जाके जब आप कॉलेजों में जमा करेंगे तो उसके बदले में आपको कौन नंबर मिलेगा? 25 नंबर। अब ये 25 नंबर आपको फिक्स नहीं है कि 25 ही मिलेगा। अगर आपका राइटिंग अच्छा है, आंसर सही दिए हैं, विस्तार पूर्वक सजा के टॉपिक वाइज लिखे हैं, तो 25 में 25 मिल ही जाएगा। लेकिन अगर सुंदर नहीं बनाए हैं, फाइल नहीं बनाए हैं, पूरा आंसर नहीं दिए हैं, तो किसी को 20 मिलेगा, किसी को 22 मिलेगा, किसी को 24, किसी को 23। तो जैसे लिखेंगे उसके हिसाब से आप नंबर पाएंगे। तो 75 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप 25 नंबर का असाइनमेंट आप दोनों जोड़ दीजिएगा तो कौन नंबर हो जाएगा? 100 नंबर हो गया आपका। तो आपका जो पेपर फर्स्ट होने वाला है ये 100 नंबर का पेपर होने वाला है।
आपका 2 स्टेप में पेपर होगा, MCQ टाइप और असाइनमेंट। ये 2 स्टेप में पेपर आपका संपन्न होगा। ठीक यही पैटर्न पेपर 2 में भी होगा। उसमें भी आपको 1.5 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे 50 गो, मान होगा 75, और उसमें भी आपको 25 नंबर का असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। अब पेपर 3 में भी सेम कंडीशन, जो पेपर 1 में है वही पेपर 2 में होगा, वही पेपर 3 में होगा। तो ये था आपके मार्क्स का क्राइटेरिया। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर आपके एग्जाम में जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे वह कहाँ से दिए जाएंगे, असाइनमेंट के जो टॉपिक दिए जाएंगे वह कहाँ से दिए जाएंगे। तो अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो आपके टॉपिक्स पढ़ना है पेपर 1 में, माने सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। तो हर सेमेस्टर के भांति इस सेमेस्टर में भी आपको पेपर 1 में 4 यूनिट पढ़ना है, और वही 4 यूनिटवा से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे असाइनमेंट के टॉपिक हो, चाहे प्रोजेक्ट के टॉपिक हो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपके 3rd ईयर सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास के पेपर 1 का टाइटल जो होने वाला है वह किस नाम से होने वाला है। तो आपका टाइटल क्या होगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। आर्ट मतलब कि कला, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो भी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं वह किस पर आधारित हैं, किस तरीके से बनाई गई हैं, किस में, इन एंशिएंट इंडिया, माने भारत के जो प्राचीन संस्कृति थी, प्राचीन सभ्यता थी, उस समय जो भी कला और शैल कृतियाँ बनाई गई थी उनका क्या स्वरूप था, वे किस प्रकार से बनाए गए थे। तो इसी नाम से आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 1 का टाइटल होने वाला है। और इस टाइटल के अंदर आपको 4 यूनिट पढ़ना है, और इन्हीं 4 यूनिट से आपके 6 सेमेस्टर के एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, चाहे वह किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो, वे सब इन्हीं 4 यूनिट से दिए जाएंगे। तो अब हम लोग एक एक करके सभी यूनिट के टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपके यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो यूनिट 1 में सबसे पहले क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता में वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में वास्तुकला माने वस्तुओं को कैसे बनाया जाता था, कलाकृतियाँ कैसी होती थी, ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। इसके अलावा सिंधु सरस्वती कला, सरस्वती नदी के किनारे जो भी इलाके बसे हुए थे, जो भी बस्तियां बसी हुई थी, उससे रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं उन सबको आपको कहाँ पढ़ना होगा, यूनिट 1 के अंदर पढ़ना होगा। इसके अलावा मूर्तिकला एवं मोहरे, मूर्तिकला माने उस समय की मूर्तियां कैसे बनाई जाती थी, मिट्टी से बनी होती थी या धातुओं से बनी होती थी, अगर धातु से बनी होती थी तो किस धातु का प्रयोग होता था, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। वहाँ से जो भी मोहर प्राप्त हुए हैं वे मोहर किस प्रकार के होते थे, गोल होते थे कि चौकोर होते थे कि आयताकार होते थे, किस प्रकार के मोहर होते थे, उस पर किसका आकृति बनाया गया रहता था। तो इस प्रकार से जितनी भी जानकारियां हैं वो सब आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, मौर्यकालीन स्तंभ कला। मौर्यकालीन स्तंभ कला मतलब कि मौर्य काल में स्तंभ कला, स्तंभ का मतलब होता है खंभा, खंभा माने बीम। आजकल के ज़माने में देखे होंगे जो घर बनता है तो घर के लिए क्या बीम ढाला जाता है, उसी प्रकार से पहले भी क्या बनाए जाते थे, स्तंभ बनाए जाते थे। स्तंभ माने खंभा, तो वह किस प्रकार से बनाए जाते थे, उनकी कला क्या थी, उस पर किसके चित्र अंकित किए जाते थे, किन किन पदार्थों से मिलकर बनाए जाते थे। तो इन सब के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, गुफा निर्माण कला। गुफा किस प्रकार से बनाए जाते थे, पत्थरों को काटने में किन औजारों का प्रयोग किया जाता था, तो गुफा का निर्माण कैसे होता था, किन कलाओं का प्रयोग किया जाता था, ये भी आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा मौर्यकालीन मूर्ति कला, मौर्य काल में मूर्ति किस प्रकार से बनाए जाते थे, मूर्ति बनाने की क्या क्या कलाएं प्रचलित थी, मूर्ति किन धातुओं से बनाए जाते थे, उनकी क्या विशेषताएं होती थी, इन सब के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा इसमें क्या पढ़ना है, स्तूप निर्माण कला। स्तूप का मतलब आप कभी कुशीनगर गए होंगे तो देखे होंगे, वहाँ बुद्ध का स्तूप बनाया गया है, बड़ा सा टीला के आकार का होता है ये। तो स्तूप निर्माण कला, स्तूप कैसे बनाए जाते थे, किनके स्तूप बनाए जाते थे, उनकी क्या विशेषताएं होती थी, उसमें किस कला का प्रयोग किया जाता था, ये सब के सब आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा भरहुत नाम का एक स्तूप है जो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो भरहुत के बारे में भी आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 2 के अंदर ही पढ़ना है। इसके अलावा अमरावती भी एक प्रकार का जगह का नाम है, स्थल का नाम है, और यहाँ पे जो भी आकृतियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पे जो भी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, उन सब के बारे में भी आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है।
तो ये तो हो गया यूनिट 1 और यूनिट 2, जबकि आपको इस पेपर में पढ़ना कितना यूनिट है, 4 यूनिट पढ़ना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट 3 में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। तो यूनिट 3 में पढ़ना है भारत में मंदिरों के निर्माण कला। भारत में मंदिरों के निर्माण कला माने प्राचीन भारत में जो भी मंदिर बनाए जाते थे वह किस प्रकार से बनाए जाते थे, उसमें किस कला का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से भारत में मंदिरों का निर्माण कला के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा गुप्तकालीन मंदिर निर्माण एवं कला, गुप्त काल में किस प्रकार के मंदिर बनाए जाते थे, किस देवता के मंदिर बनाए जाते थे, वह किस कला पर आधारित था, कला में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, मंदिरों के दीवारों पर किन की आकृतियाँ बनाई जाती थी, इन सब से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो कहाँ पढ़ना है, यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ पढ़ना है, जैसे खजुराहो और उड़ीसा मंदिर। खजुराहो और उड़ीसा मंदिर की क्या विशेषताएं थी, उस मंदिर में किन देवताओं की मूर्तियां बनाई गई थी, मूर्तियां किन किन धातुओं से बनाई गई थी। तो इन सब के बारे में भी जानकारी आपको कहाँ मिलेगा, यूनिट 3 के अंदर मिलेगा। इसके अलावा पल्लव मंदिर, राष्ट्रकूट मंदिर, चोल मंदिर, ये मंदिर के नाम नहीं हैं, ये सब शासन काल के, ये सब क्या है, पल्लव के जो भी राजा थे वे भी कुछ मंदिर बनाए थे, राष्ट्रकूट वंश के जो भी राजा थे वे लोग भी कुछ मंदिर बनवाए थे, या चोल वंश के जो भी शासक थे वो लोग भी अपना मंदिर बनवाए थे। तो वे सब अपने मंदिर के निर्माण में किस कला का प्रयोग किए थे, किन किन वस्तुओं का प्रयोग किए थे, किन कला पर वह आधारित था, इन सब से जुड़ी जानकारी आपको कहाँ मिल जाएगा, यूनिट 3 के अंदर मिलेगा। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो इसमें क्या पढ़ना है, गंधार कला, मथुरा कला, अजंता शैल चित्रकला, तीन चार चीज़ इसमें भी पढ़ना है। जैसे गंधार कला पढ़ना है, गंधार कला क्या है, यह इसकी क्या विशेषताएं हैं, यह किस पर आधारित है, यह कहाँ स्थित है, सबसे जुड़ी जानकारी आपको कहाँ मिलेगा, यूनिट 4 में मिलेगा। इसके अलावा मथुरा कला के बारे में पढ़ना है, अजंता शैल चित्रकला। अजंता शैल चित्रकला थोड़ा ज़्यादा फेमस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। तो इन सबसे रिलेटेड जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, यूनिट 4 के अंदर मिलेगी। तो यही वे चारों यूनिट थे जिनसे आपके 6 सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन चारों यूनिट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको हम एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ एक एक करके प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना ये है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। इस चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके सेमेस्टर 6 की तैयारी चलते फिरते में ही हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।